चलिए तो हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं एमसीक्यू का प्रैक्टिस। ठीक है, तो जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे वो पर्यावरण प्रदूषण वाला टॉपिक हम लोग देखा जा रहा था। इसमें हम लोग पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन क्या होगा, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। इसका ऑप्शन क्या क्या है हम लोग का, SO2, H2S, HCl और N2। इस क्वेश्चन को मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि अम्लीय वर्षा के लिए जो जिम्मेदार है हमारा कौन सा होता है, SO2, सल्फर डाई ऑक्साइड। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जो औद्योगिक तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इससे फसल तथा इमारतों को क्षति पहुंचती है, स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। देखिए पूरा प्रोसीजर क्या है कि हमारी इंडस्ट्री है, ठीक, उस इंडस्ट्री से क्या होता है, धुआं निकलता है, गाड़ी चलती है, व्हीकल, इस तरीके से व्हीकल व्हीकल चलती है, इसमें से धुआं निकलता है। इन धुओं में कौन सी गैस निकलती है हमारी, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऊपर जाती है हमारी कहाँ, एटमॉस्फेयर में, ठीक। और एटमॉस्फेयर में ये क्या करती है, जो हमारे क्लाउड होते हैं, बादल होता है, उस बादल में जाके मिक्स हो जाती है, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड। और मिक्स होके वाटर की पीएच को क्या कर देती है, घटा देती है। पानी के पीएच को क्या कर देती है, घटा देती है। ड्रिंकिंग पीएच हमारा कितना होना चाहिए, 6.5 to 8 होना चाहिए। अब ये क्या करती है, इसके पीएच को घटा के 4 to 5 के अराउंड ला देती है, 4 पीएच से 5 पीएच के बीच में ला देती है। अब जब ये पीएच गिराएगी तो जाहिर सी बात है कि जब किसी पानी का पीएच कम होता है 7 से, तो उसको हम एसिडिक वाटर कहते हैं या एसिडिक कहते हैं, ठीक, एसिड कहते हैं। तो जब आपका वाटर का पीएच घट गया तो क्या हो गया, वाटर की एसिडिटी इंक्रीज कर गई और वो वाटर एसिड में परिवर्तित हो गया। अब ये बादल जाके कहीं पे गया, घर्षण हुआ, उसके बीच में ये बादल क्या हुआ, बरसात। अब जब ये बारिश होगी तो यही हमारा क्या कहलाता है, एसिड रेन कहलाता है, ठीक, एसिड रेन कहलाता है। और इस एसिड रेन की वजह से क्या होती है, हमारी फसलें खराब हो जाती हैं, इमारतों का रंग मुड़ जाता है, इमारत का क्षरण होने लगता है, हमको शरीर की बीमारियां हो जाती हैं, स्किन कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, ठीक। और हमारे शरीर में बहुत ज्यादा इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ठीक, अम्लीय वर्षा के। और किस गैस की वजह से होता है, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस की वजह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
ठीक, तो आगे जो CO2 है ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्रीन हाउस है। मीथेन है ग्रीन हाउस है। लेकिन नाइट्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये हमने आपको क्वेश्चन में बताया था। ठीक, अरे यार सॉरी, गलत बताया, थोड़ा करेक्शन है। कार्बन हमारा ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस है, मीथेन हमारा ग्रीन हाउस है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, CO, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हमारा क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी के प्रदूषक स्तर की माप की जाती है? सॉरी, किसी नदी के प्रदूषक स्तर की माप की जाती है, ये चीज मैंने आप लोगों को बताया है। तो किससे किया जाता है? BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के तहत हम क्या करते हैं, किसी भी जल के प्रदूषण के स्तर पर क्या करते हैं, मापते हैं। ये चीज मैंने आपको बताया ही है कि BOD क्या होता है। ये बायोकेमिकल सॉरी बैक्टीरिया द्वारा वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया द्वारा मांग होती है ऑक्सीजन की, वही हमारी कहलाती है BOD। अब अगर पानी में ऑर्गेनिक मैटर है तो बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे उसको, बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे तो वो ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे। लेकिन अगर पानी में किसी भी तरह का ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट नहीं होगा, ठीक, तो बैक्टीरिया उसमें ऑक्सीजन की डिमांड नहीं करेंगे। तो वो क्या करेगा, जल के प्रदूषण के स्तर को बताएगा। अगर ऑक्सीजन की मांग 0 होगी तो जल में कोई भी प्रदूषण नहीं है। अगर जल में प्रदूषक ऑक्सीजन की मांग बढ़ेगी, मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर है जो बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज किए जा रहे हैं, इसीलिए उनको ऑक्सीजन की मांग की जरूरत पड़ रही है। इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, BOD किसका, फ्रेश वाटर का कितना होता है, 0 होता है, 0 यूनिट होता है। ठीक, क्योंकि फ्रेश वाटर में किसी भी प्रकार के कौन से मैटर नहीं होते, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होते हैं, जो बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज किए जाते हैं। ठीक, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा जो क्वेश्चन का वो होगा हमारा BOD, जो वो पानी की प्रदूषण स्तर को नापता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस सल्फर डाइऑक्साइड आपका नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑर्गन नहीं होता है, मीथेन हमारा होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, मीथेन, CH4। मीथेन हमारा क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करता है? अब ये तो आपको बताना ही चाहिए। गामा किरणों का करता है, एक्स किरणों करता है, बीटा को करता है, कि पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे UV रे को करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, C होगा। ठीक, सूर्य से जो पैराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे आती हैं, उन रे को ये ओजोन क्या करता है, ऑब्जर्व का सॉरी अवशोषित कर लेता है।
एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कितना परसेंट हमारा लगभग 93.99%। एक
अगला क्वेश्चन है, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? ठीक, तो ऑप्शन क्या क्या हमारे, वाहनों से निकली गैस, पेड़ पौधों से निकली गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा और रसोई गैस। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए। ठीक, वाहनों से हमारा एक गैस निकलता है, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक, और इस चीज से आप अगली प्रकार परिचित होंगे कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का परसेंटेज इंक्रीज करता है, हमारा टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करता है? इंक्रीज करता है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो एटमॉस्फेयर में तापमान भी क्या होगा? बढ़ेगा। और एटमॉस्फेयर में हमारा कार्बन कितना होना चाहिए? 0.03% होना चाहिए। अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हमारे आसपास का जो टेम्परेचर होगा, मान लीजिए इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है 25 प्लस माइनस 28 मान लेते हैं, 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमारा ये टेम्परेचर इंक्रीज होके परसेंटेज 0.04 हुआ परसेंट, तो हमारा ये टेम्परेचर भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करके ये भी अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा। ठीक है भैया, ये देखिए हल्के से परिवर्तन में कितना परिवर्तन हो गया तापमान। होना चाहिए 28 लेकिन हो गया 30। अब इसके होने से बहुत सारी समस्या आएंगी। एक जिसमें सबसे बड़ा समस्या होगा हमारा जो ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर क्या हो जाता है? मेल्टिंग कर जाता है। ठीक, ग्लेशियर क्या होता है? मेल्टिंग करने लगता है, पिघलने लगता है, जिससे जो हमारा एक फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा सोर्स है, ये सोर्स क्या होने लगता है? घटने लगता है, कम होने लगता है। और अगर इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो अर्थ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और इसी तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आने वाले सालों में ग्लेशियर मेल्ट होकर हमारे समुद्र में मिल जाएगा, और पानी का सोर्स हमारा क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर कम हो जाएगा, फ्रेश वाटर का। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा और सूर्य द्वारा। करेक्ट आंसर होगा वृक्षों द्वारा। ठीक, क्योंकि जो हमारा पेड़ होता है, ट्री, ये हमारा क्या कहलाता है? एक तरीके से एयर फिल्टर होता है। एक एक तरीके से क्या होता है? एयर फिल्टर होता है, जो क्या करता है? हमारे आसपास के हवा को क्या कर देता है? जो दूषित हवा को क्या करता है? साफ करता है। एक और कॉन्सेप्ट होता है, इस चीज से भी आप भली प्रकार होंगे, कि पेड़ हमारा क्या करता है? CO2 को कंज्यूम करता है। शॉर्टकट में लिख रहे हैं। और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये किसने कर दिया? हमारे ट्री ने। लेकिन इसी के विपरीत जो मनुष्य होते हैं वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ये कौन करता है? ह्यूमन। ह्यूमन। ठीक, अब अगर इसी तरीके से चलता रहा, पेड़ की संख्या घटती रही, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से इंक्रीज करेगी। क्योंकि पेड़ क्या करता है? हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साइकिल को बैलेंस किया रहता है, बनाए रखता है। ठीक है ना?
और उसमें अगर फेरबदल होगा, पेड़ की कमी होगी, तो आपका CO2 लार्ज अमाउंट में रिलीज होगा, लेकिन आपको ऑक्सीजन देने वाली कोई चीज या कोई तत्व पृथ्वी पे नहीं रह जाएगा, जिसके वजह से इसके बीच का जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच का जो साइकिल है, वो साइकिल हमारा क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, और पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से इंक्रीज करेगी, और हमारा वायु है वो हमारा क्या होगा, दूषित होगा। ठीक, चलिए आगे। ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित करता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल? ठीक, तो करेक्ट हमारा होगा ओजोन स्तर। और ओजोन स्तर हमारा किस में होता है, समताप मंडल में होता है। ठीक, समताप मंडल में हमारा क्या होता है, ओजोन स्तर होता है। तब देखिए यहाँ पे ओजोन स्तर की जगह पे हमारा समताप मंडल भी दे सकता है क्वेश्चन में, तो इस चीज को आप लोग क्लियर रखिएगा। ठीक, फिर सूर्य के हानिकारक किरणों को पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित करता है? ओजोन स्तर। अगर ओजोन स्तर नहीं है तो समताप मंडल हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो हमारा समताप मंडल में ही पाया जाता है। जो सूर्य से निकलने वाली पैराबैंगनी किरण यूवी रे को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? एक, पृथ्वी पर टेम्परेचर इंक्रीज करने का कौन सा कारण है? जल प्रदूषण नहीं हो सकता, मृदा प्रदूषण नहीं हो सकता, वायु प्रदूषण हमारा करेक्ट आंसर है, ध्वनि प्रदूषण नहीं हो सकता। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में CO2 की मात्रा इंक्रीज करती है, और जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया कि जैसे CO2 की मात्रा इंक्रीज करेगी वैसे आपका पृथ्वी का टेम्परेचर भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं और कोहरा, वाहनों से निकलने वाला गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली, ये सभी हैं। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि धुएं से भी हमारा क्या है, वायु प्रदूषण होगा, वाहनों से निकलने वाले जहरीले गैसों से भी होगा, जलाई गई लकड़ी या चारकोल अगर हम जलाएंगे तो उससे भी जो हार्मफुल गैस निकलेंगे वो हमारे एयर को कर देंगे, पॉल्यूट कर देंगे। इसीलिए उपयुक्त सभी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। भारत तथा दूसरे देश में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले और चमड़े के थैले। करेक्ट आंसर है प्लास्टिक के थैले, क्योंकि प्लास्टिक के थैले हमारे क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, क्योंकि फिर प्लास्टिक को डिकम्पोज करना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कठिन कार्य करना। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ये तो भाई सबको पता होगा, इससे डेसिबल्स में। ठीक, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण नापा जाता है डेसिबल में। एक सामान्य 170 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि को सुन सकता है। ठीक, इससे जब अधिक होगी तो वही हमारा क्या कहलाएगा, ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। ऐसी ध्वनि को सुनने से
हमारे सर दर्द, कान दर्द, बहुत सारी ऐसी तकलीफों को हमको झेलना पड़ेगा, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, ये सब प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और ये सभी। तो कीटनाशकों के से क्या होता है, हमारा जल प्रदूषण होता है। किस तरीके से होता है बता देते हैं। मान लीजिए ये कोई हमारा क्या है, खेत है। ठीक, इस खेत में ये क्या है, पेड़ है। इस पेड़ के लिए हमने क्या किया, कीटनाशक का छिड़काव किया। ठीक, अब क्या हुआ, वहां पे ये बादल आया और बारिश हुआ। जब बारिश हुआ तो बादल के पानी के साथ मिक्स होके ये कीटनाशक जाके, मान लीजिए यहाँ पे नदी है, इस नदी में ये क्या हुआ, मिल गया। ठीक, रिवर में क्या हुआ, ये कीटनाशक वाला पानी जाके मिक्स हो गया। अब ये क्या करेगा, इस रिवर के वाटर को क्या कर देगा, पॉल्यूट कर देगा। इस पानी की इसमें क्या है कि फिजिकल पैरामीटर्स और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स और केमिकल पैरामीटर्स को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, जिसकी वजह से जल हमारा क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा जल प्रदूषण होगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है, वायु प्रदूषण का कारण है। क्वेश्चन हमारा क्या है, एयर पोल्यूशन का कारण है कीटनाशक, सीवेज, धुआं या ध्वनि विस्तार। कीटनाशक से हमारा सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। सीवेज से हमारा क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होगा। ध्वनि विस्तार से हमारा साउंड पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन होगा। ये धुआं से हमारा एयर पोल्यूशन होगा। ठीक, इसीलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। धुआं से हमारा क्या होगा, एयर पोल्यूशन। कीटनाशक से हमारा कौन कौन सा पोल्यूशन हो रहा था, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। सीवेज से हमारा क्या हो रहा था, वाटर पोल्यूशन हो रहा था। ध्वनि विस्तार से नॉइस पोल्यूशन। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि वायु प्रदूषण किसके वजह से हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, धुआं। कि धुएं की वजह से हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक, इनका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेते हैं। धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, क्योंकि धुएं में अनेक प्रकार की अवांछनीय गैस होती है जो स्वच्छ वायु में मिलकर उन्हें प्रदूषित कर देती है। ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि। क्लियर है बात। उनका डिस्क्रिप्शन तो वही सिंपल सा था। धुएं की वजह से हमारा सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। इस धुएं में हमारे कौन कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होता है। और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैसेस होते हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हमारा इंक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। एक, नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि और अम्लीय वर्षा। जो करेक्ट आंसर होगा, विश्व में तापमान में वृद्धि। बोले तो थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर आपका क्या करेगा, इंडेक्स सेंटीग्रेड इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक, बर्फ की इमारतें, वो क्या करने लगेंगे, मेल्ट करने लगेंगे। ठीक, वो हमारी क्या करने लगेंगे, पिघलने लगेंगे। जो हमारा पानी का सबसे बड़ा क्या है, सोर्स। अब ये मेल्ट होके नदियों के रास्ते जाके क्या हो जाएगा, समुद्र में मिल जाएगा। ठीक, अब एक चीज आप जानते हैं कि समुद्र तो पानी का सोर्स है, लेकिन वो
उसका पानी खारा होता है, सॉल्टी होता है, जिसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, कपड़ा नहीं धो सकते, किसी भी तरीके से उपयोग में नहीं ला सकते हैं। जबकि ग्लेशियर का पानी है, ये हमको पीने के भी यूज में आएगा, कपड़े धोने के भी यूज में आएगा, हर तरीके के यूज में आएगा। अब ये पानी बह कर नदी के रास्ते जाके समुद्र में मिलके ये पानी वेस्ट हो जाएगा, ठीक। और आने वाले सालों में 40 साल 50 साल बाद ये ग्लेशियर्स मेल्ट होके समुद्र में मिल जाएंगे और हमारे पृथ्वी पे जल का संकट आ जाएगा, ठीक। और हमारे पृथ्वी और जो सी का लेवल है, ओशन का या समुद्र का जो लेवल है, वो लेवल इंक्रीज कर जाएगा। अब वो इंक्रीज करेगा और हमारे जैसे मान लीजिए इंडिया इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से, तो ये सब जो प्रदेश है हमारे, ये सब जो हमारे स्टेट है, स्टेट की जो शहरें हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, पानी में मिल जाएंगे, ठीक। पानी के अंदर क्या कर जाएंगे, डूब जाएंगे, ठीक। क्योंकि ग्लेशियर का पानी मेल्ट होके समुद्र में जाएगा, तो समुद्र में जाएगा, समुद्र का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो जो समुद्र किनारे के कितने होंगे, चाहे गुजरात हो, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, ये सब, बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेश, बंगाल, इन सब के जो तटीय इलाके हैं, वो तटीय इलाके क्या कर जाएंगे, समुद्र में समा जाएंगे। तो जल का सबसे बड़ा संकट क्या होता है, तापमान में वृद्धि के कारण। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है, गहराई को नहीं, तापमान को नहीं, वायु दाब को नहीं, ध्वनि को नापने की इकाई है, ठीक। डेसिबल में हम क्या करते हैं, ध्वनि को नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन। तो पेड़ जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। यही चीज इस क्वेश्चन में लिखा है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधे अपने श्वसन एवं प्रकाशन की क्रिया के दौरान हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। तो वही ये क्वेश्चन में पूछ रहा था कि पेड़ जो होते हैं वो किस गैस को ग्रहण करते हैं या अवशोषित करते हैं। तो कौन सा गैस हमारा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और किस गैस का उत्सर्जन करते हैं, रिलीज करते हैं, तो वो गैस हमारा है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। अभी इसी चीज को मैंने आपको बताया है कि ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा अगर हमारा, तो जो हमारे ग्लेशियर है, ठीक, वो ग्लेशियर मेल्ट करेंगे और मेल्ट करके वो क्या पिघल के हमारे समुद्र में आके बढ़ेंगे, जिसकी वजह से समुद्र में जल का स्तर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। देखिए कागज क्या है, ये हमारा डिकम्पोज भी हो जाता है और जलाया भी जा सकता है, कपड़ा भी हमारा डिकम्पोज हो जाता है, जल भी जाता है आसानी से।
धातु हमारा किसी तरीके से प्रदूषित नहीं होता है। बचे हमारा ऑप्शन प्लास्टिक, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्लास्टिक जो है सबसे बड़ा सोर्स है सॉइल पॉल्यूशन का और सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन का। ठीक है, प्लास्टिक सबसे बड़ा सोर्स है सॉइल पॉल्यूशन का, सॉलिड पॉल्यूशन का और एयर पॉल्यूशन का। ठीक, अब किस तरीके से ये भी देखिए, हमने कुरकुरे का पैकेट दिया, एक एग्जांपल मैंने आपको लोग उस टाइम भी दिया था, ये हमारा क्या है, सॉइल है, ग्राउंड सरफेस है, इसे पूछे पूरे नीचे ये क्या है, हमारा सॉइल भरा हुआ है इतना। ठीक, अब हमने क्या किया, एक कुरकुरे का पैकेट कर दिया और उसको खा के हमने क्या कर दिया, ये फेंक दिया इस तरीके से, मान लीजिए। ठीक, अब ये क्या हुआ, इसके ऊपर फिर से कहीं ना कहीं से मिट्टी आके एकत्रित हो गई इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये क्या हुआ, जमीन के अंदर चल गया। ठीक, अब देखिए ये तो सॉइल को पॉल्यूट कर ही रहा है, कर ही रहा है, क्योंकि अंदर चल गया। अब क्या हुआ, बारिश हुई, जब बारिश हुई तो बारिश का पानी जमीन के नीचे रिस के गया, जमीन के नीचे परमिडिटी और सीपेज की वजह से ये क्या हुआ, रिस के गया। अब यहाँ का जो पानी आया, ये कुरकुरे के पैकेट की वजह से ब्लॉक हो गया। एक ये पानी हमारा क्या हो गया, जमीन के नीचे नहीं जा पाया, यहीं पे ब्लॉक होके रह गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुरकुरे का पैकेट है प्लास्टिक के फॉर्म में। एक, अब इसके वजह से जब ये जमीन के नीचे नहीं गया तो ये हमारा क्या हुआ, ग्राउंड में वाटर प्योरली पहुंच नहीं पाया, जिसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हुआ, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हुआ, मतलब जल के, जमीन के अंदर जल के पानी का स्तर इंक्रीज नहीं हुआ, बढ़ा नहीं हुआ, मतलब हमारा जो सरफेस वाटर है उस सरफेस वाटर को उसने क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। यहाँ से देखिए हमारा सॉइल पॉल्यूट हुआ। अब वही कुरकुरे का पैकेट गया, उसमें डिकम्पोज नहीं हुआ, तो क्या करेगा, उस एरिया के सॉइल की फर्टिलिटी को लूज करेगा। ठीक, ये तो बात हो गई हमारी सॉइल पॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन किस तरीके से करता है। अब वही कुरकुरे का पैकेट हमने फिर से खाया और इधर उधर फेंक दिया, कुरकुरे पैकेट हो गया, प्लास्टिक का ये बॉटल हो गया, ठीक, और भी कई चीजें हो गई, एक नैपकिन कई चीजें हो गई, ऐसे हमने खा के क्या किया, फेंक दिया। अब ये क्या किया, हमारे मोहल्ले में एक जगह पे ये क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, और ये क्या किया, हमारे मोहल्ले में गंदगी फैला दिया। ठीक, इसने क्या की, गंदगी फैला दी, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया। इसको हम ले जाके इसको डिकम्पोज भी करेंगे, तो उस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा ये क्या करेगा, पॉल्यूशन करेगा। मान लीजिए इसका हम भस्मीकरण कर रहे हैं, एक भस्मीकरण में हमने इसको ले गया गया भट्टी में जलाया गया, भट्टी में जलाएंगे तो इसमें से हार्मफुल गैस कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेंगे, जो हमारे एटमॉस्फेयर को बैडली, बुरी तरीके से प्रभावित करेंगे, तो हमारा क्या होगा, एयर पॉल्यूशन भी होगा। समझ रहे हैं कि इस तरीके से कागज हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है कई तरीके से। तो इसीलिए पर्यावरण को हानिकारक पहुंचाने वाला तत्व जो हमारा होगा क्या होगा, प्लास्टिक होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रण। ठीक, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रण कौन सा है। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा H2S। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रण
हाइड्रोजन सल्फाइड है। H2S एक अत्यंत विषैला और मनुष्यों के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। जो प्रक्रमों जैसे पेट्रोलियम शोधन, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि में एक सहज उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है। यह जैव ईंधनों के अपूर्ण दहन से भी उत्पन्न होता है। एक इससे आंखों में जलन, चक्कर आना, निचली आदि बीमारियां होती हैं। एक तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित करता है? ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है, ठीक है। जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओजोन स्तर होगा। ओजोन का केमिकल जो होता है उनका O3 होता है। O3 लेयर भी जो कह सकते हैं, ठीक। ये क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है। देख, ये किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन लेयर हमारा समताप मंडल में पाया जाता है। देख, अब इस क्वेश्चन को तुमको लग रहा है एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि इसको तो अब एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, जहां तक मुझे लगता है। ऊर्जा का अप्रदूषक स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा गलत, पेट्रोल गलत, डीजल गलत, सही होगा हमारा सूर्य ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा जो है अप्रदूषकीय स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा से भी आपका प्रदूषण फैलता है, पेट्रोल से भी आपका पोल्यूशन फैलता है, डीजल से भी, लेकिन सोलर एनर्जी से हमारा किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं उत्पन्न होता। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, सौर ऊर्जा। पृथ्वी का उष्मायान का अर्थ है, ये तुमको लग रहा है आपके ट्यूटोरियल में भी हम क्वेश्चन को दिए थे। थर्मल वाले चैप्टर का जो ट्यूटोरियल आप लोगों ने दिया था उसमें भी इस क्वेश्चन को मैंने दिया था
कि पृथ्वी का उष्मायान कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा आना, घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए। एक ग्रीन हाउस गैस के द्वारा, ग्रीन हाउस गैस में हमारा क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, CFC। अब ये गैस मिलके क्या करते हैं, पृथ्वी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। टेम्परेचर क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिसके वजह से पृथ्वी का उष्मायान हो जाता है, पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा ये है। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारण होना कहलाता है। जैसे एसिड रेन की वजह से या एयर पोल्यूशन की वजह से ताजमहल का क्या हो रहा है, ये क्षरण हो रहा है। ठीक, तो ये इसको क्या कहते हैं, इस चीज को, इसको कहते हैं हम लोग स्टोन लेपोसी। स्टोन लेपोसी अम्लीय वर्षा के प्रभाव के कारण जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं या मूर्ति, उनमें क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, जिसको हम स्टोन लेपोसी कहा जाता है। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मुख्य रूप से उत्तरदायी है। वर्तमान में स्टोन लेपोसी का शिकार आगरा का ताजमहल हुआ है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको कई बार दिया है कि आसपास में काफी इंडस्ट्री इंक्रीज हो गई है, उस इंडस्ट्री की वजह से वहां पे जब बारिश होता है तो वहां पे एसिड रेन भी काफी मात्रा में होता है। उस एसिड रेन की वजह से जो हमारा ताजमहल है, उस ताजमहल में जो हमारे पत्थर से बना संगमरमर मार्बल, वो मार्बल स्टोन का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, उसका कलर गायब हो रहा है, उसका चमक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये ऐसी कई सारी हमको परेशानियां फेस करनी पड़ रही है। अब देखिए यहाँ परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, जैसे अभी मैंने बताया स्टोन लेपोसी अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक, एरोसोल नामक कणकीय वायु प्रदूषण का आकार कितना होता है, 1 से 10 माइक्रोन होता है। 1 माइक्रोन तो कितना हो गया, 10 माइक्रोन हो गया। ठीक, फिर उसके बाद से क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी वन लाइनर क्या कह रहा है कि दमघुटी गैस किस गैस का उपनाम है, किस गैस की वजह से मनुष्य का दम घुटता है। तो ये हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। किस तरीके से, कार्बन मोनोऑक्साइड रेस्पिरेशन सिस्टम के थ्रू हमारे शरीर में जाता है और हमारे ब्लड में प्रेजेंट ऑक्सीजन को ये क्या करता है, रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, और उसकी वजह से हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारा क्या होता है, दम घुटने लगता है। इसीलिए इसको दम घोटू गैस भी कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा, आप पेपर में अगर पूछता है तो उसको अटेम्प्ट कर सकें। कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम करता है। अभी ये चीज मैंने बताया कि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कौन कम करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा कम करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी अगला वन लाइनर, बार बार मुझसे क्वेश्चन निकल जा रहा है। अगला वन लाइनर ये है कि सुपरसोनिक जेट विमान से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतली करती है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करती है, ओजोन परत को पतली करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से निकलता है, सुपरसोनिक जो हमारे जेट होते हैं, उन सुपरसोनिक जेट से क्या होता है, ये गैस निकलते हैं जो ओजोन परत को क्या करता है, पतला करता है।
अगला है प्रकाश रासायनिक स्मॉग में किस गैसों को सम्मिलित किया जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, पैरासील एसिटाइल नाइट्रेट हो गया। ठीक, ये सब चीजें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन थे। इन वन लाइनर को भी आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। ये वन लाइनर को भी ऑब्जेक्टिव बना के ये दे सकता है। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या हम लोग का? मीना माटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक द्वारा अवशिष्टों को पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बन अवशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। जो करेक्ट आंसर है सी है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका क्या है कि मीना माटा रोग शरीर में पारे की अधिकता के कारण होता है। यह पारा औद्योगिक इकाइयों द्वारा अवशिष्ट के रूप में पानी में मिलाया जाता है तथा इस प्रदूषित जल के पीने से मनुष्य मीना माटा रोग से ग्रसित हो जाता है। इस प्रकार की बीमारी सर्वप्रथम जापान में देखने को मिली थी। इंडस्ट्रीज हम क्या करते हैं, पारा को अवशिष्ट के रूप में जल में मिक्स कर देते हैं। अब उस पारा मिक्स प्रदूषित जल का सेवन करने से जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है मीना माटा, जो सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था। ठीक, मेमोराइज कर लीजिए ये सारे पॉइंट्स। ये सब पॉइंट भी एग्जाम में अगर पूछेंगे। अब ये परीक्षा विशेषण है, इस सबको आप लोग अपना देख आगे। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? अवरक्त किरणें, एक्सरे, पैराबैग्निक, और में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हमारा? पैराबैग्निक, जिसमें इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे भी हम कहते हैं शॉर्टकट में।
इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रे, हिंदी में पैराबैंगनी और शॉर्टकट यूवी रे इसका। डिस्क्रिप्शन क्या है इनका कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली उच्च ऊष्मा वाली किरण पैराबैंगनी किरण को रोकती है। यह किरणें बहुत ही हानिकारक होती हैं तथा पृथ्वी पर ऊष्मा वृद्धि में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या अब अगला क्वेश्चन हम लोग जो है कल देखा जाएगा। आज यही हम लोग समाप्त करते हैं। 43 तक का 44 से हम लोग कल देखेंगे। ये स्मॉग पे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फिर उच्च न्यायालय से रिलेटेड क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन को कल देखा जाएगा। ये वन लाइनर क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक, आज बस इतना ही रखते हैं हम लोग।